गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग हिस्ट्री का 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आगे देखेंगे। उन दिनों आज के समान तीव्रगामी वैज्ञानिक वाहन नहीं थे। प्राय लोग पैदल, घोड़े पर, खच्चर पर, ऊंट पर अथवा बैलगाड़ियों द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा किया करते थे। जल मार्ग में पाल वाली नाव अथवा साधारण नावों का लोग प्रयोग करते थे। पाल वाले जलयान का प्रयोग केवल समुद्र द्वारा व्यापार के लिए किया जाता था। क्या था? अब देखिए, उन्होंने कहा कि जैसे आज यातायात के साधन हमारे पास है, परिवहन के साधन हमारे पास हैं, उस टाइम पे नहीं होते थे। उस टाइम पे इतने तीव्रगामी तेज चलने वाले साधन हमारे पास नहीं थे। उस टाइम लोग पैदल रास्ता पार करते थे, लंबा लंबा रास्ता भी, या घोड़े या खच्चर पे चढ़कर, या ऊंट की सवारी कर। जल मार्ग में क्या होती थी? नाव होती थी, और साधारण नावों का प्रयोग कर लेते लोग। और जल मार्ग का प्रयोग ज्यादातर व्यापार के लिए ही किया जाता था। इसके बाद आता है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। भारत में सुल्तान वंश के शासनकाल के 300 वर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। सैनिक सत्ता, राजनीतिक व्यवस्थाएं और आर्थिक सुधार का यह एक स्वर्णिम युग था। तो उन्होंने क्या कहा था उस दिन? सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी आप देखिए, उसमें क्या था। उन्होंने कहा कि शासनकाल के 300 वर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। 300 वर्ष जो थे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए। सैनिक सत्ता, जिसमें राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक सुधार, यह एक ही स्वर्णिम युग था। मतलब इस तरीके से इसमें सुधार हो रहे थे कि इसको हम स्वर्ण युग कह सकते हैं। सुल्तान इस व्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी थी, और इसकी महत्वपूर्ण कड़ी किसको माना जाता था? सुल्तान को। वही इस सब के लिए उत्तरदायी था। उस काल में केवल सुल्तान पर ही सेना की राजनीतिक दायित्व था, और सुल्तान पर ही सारा दायित्व होता था कि उसकी सेना कैसी हो। अपनी सहायता के लिए सुल्तान मंत्रियों, सेना नायकों, न्यायाधीशों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, क्या करता था वो? कि उसने कैसे मंत्री रखने हैं, कैसे सेना नायक रखने हैं, कैसे न्यायाधीश रखने हैं, किन अधिकारियों को नियुक्त करना है, किनको नहीं, ये सब सुल्तान ही करता था अपनी मंत्रियों वगैरह के। परंतु यह भी सुनिश्चित करता था कि किसी भी अधिकारी की निरंकुशता के विरुद्ध कोई भी शिकायत सीधे सुल्तान से ना की जा सकती है थी। जनता को स्वच्छ प्रशासन एवं न्याय देना सुल्तान का ही कर्तव्य था। अब उन्होंने क्या कहा कि नियुक्ति करता था, परंतु सुनिश्चित करता था कि कोई भी अधिकारी सीधे सुल्तान से शिकायत कर सकता था, और उसको अच्छा स्वच्छ शासन देगा, प्रशासन देगा अच्छा। ये सारी जिम्मेवारी भी सुल्तान की हुआ करती। केंद्रीय सत्ता एवं प्रशासन। केंद्रीय सत्ता एवं शासन। शासन के केंद्र में चूंकि सुल्तान ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, अतः सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। मतलब सुल्तान को ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था। वही सेना के मंत्रियों के सभी क्रियाकलापों, सुरक्षा, युद्ध संबंधी निर्णय लेता था। सुल्तान ही युद्ध की नीतियों एवं युद्ध कौशल की योजना बनाता था। ठीक है, सुल्तान ही ये तय करता था उसने किस तरीके से युद्ध संबंधी निर्णय लेने हैं, किस तरीके से सुरक्षा करनी है, ये सब निर्णय भी सुल्तान की। सुल्तान ही युद्ध की नीतियों एवं युद्ध कौशल की योजना बनाता था। कैसे युद्ध किया जाएगा, किससे किया जाएगा, कौन सी योजना बनानी है, किधर से किया जाएगा, जिसके लिए वह अन्य उच्च अधिकारियों में से मंत्रणा करता था। मतलब परामर्श करता था अपने अधिकारियों से कि भाई ऐसे युद्ध करना है, इधर से कर लें। अंतिम निर्णय सुल्तान का ही होता था, लेकिन उसमें भी अंतिम निर्णय कौन लेता था? सुल्तान ही लेता। मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों का सेवा काल सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। अब मंत्री कितने समय के लिए चुने जाएंगे, कितने वर्ष तक वो काम कर सकते हैं, उच्च अधिकारी और मंत्री, ये सब सुल्तान पर निर्भर करता था। किसी को वो ज़्यादा साल तक रख लेता था, किसी को कम साल तक। वह इनके कार्य क्षेत्र, अधिकार, सेवा इत्यादि में फेरबदल करता रहता था।
कभी बढ़ा दिया, कभी घटा दिया का साल, कभी और 2 साल बढ़ा दिए, ऐसे कभी करता रहता था। मंत्री का पद पर बने रहना अथवा निलंबन सब सुल्तान भी तय करता था। अब मंत्री को भी कब तक अपने पद पे बना रहना है और कब उसको हटा देना है, ये भी सुल्तान ही तय करेगा। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपका राज्य की शासन व्यवस्था, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही है, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे